CH5, ये गिलहरी तेरी बीवी है। तनय बोला, मैंने नाम सोच लिया। सभी उसको देखने लगे कि तभी वो लड़की ताली बजा के बाहर की तरफ देख के बोली, किट्टू किट्टू। सभी उस लड़की को देख के पीछे घूम के देखने लगे तो वो छोटी बच्ची किट्टू घर के अंदर आ रही थी। अदिप ने उस बच्ची को देख के अपनी आंखें छोटी कर ली। वो बच्ची किट्टू अदिप के सामने आके खड़ी हो गई और बोली, भैया नाना कहाँ है? उस बच्ची ने अदिप से रोते हुए पूछा था। अदिप भी थोड़ा शॉक हो गया था। ये अदिप के घर में काम करने वाले सर्वेंट रमेश जी की नातिन थी जो अदिप के जब भी घर आती थी बहुत शैतानी करती थी। खासकर वो अदिप की लैब में जाके उसके सामान को छूती थी तो अदिप को बहुत गुस्सा आता था। अदिप इसलिए उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन आज उस बच्ची को रोता देख के अदिप थोड़ा शॉक हो गया और उस बच्ची के पास आके बोला, क्या हुआ किट्टू? वो बच्ची रोते हुए बोली, भैया नानी की तबीयत बहुत खराब हो गई, मैं नाना को लेने आई हूँ। अदिप थोड़ा परेशान हो गया और उसने रमेश जी को आवाज दी, अंकल अंकल। रमेश जी किचन से भागते हुए हॉल में आए तो किट्टू को देख के घबरा गए कि किट्टू यहाँ क्या कर रही है। उन्होंने तो किट्टू को घर भेज दिया था। रमेश जी डर से अदिप से बोले, सर बच्ची है, दोबारा नहीं आएगी। अदिप ने रमेश जी की बात को इग्नोर किया और बोला, अंकल आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, आपने बताया नहीं। रमेश जी ने अपना सिर नीचे कर लिया। अदिप बोला, अंकल आप घर जाइए, कोई भी जरूरत हो तो कॉल करिएगा। रमेश जी ने सिर उठा के अदिप को देखा तो अदिप बोला, आप देख क्या रहे हैं, जाइए। रमेश जी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और किट्टू को गोद में लेकर चले गए। अदिप ने फिर जन्य की तरफ देखा तो जन्य खड़ा होते हुए बोला, मैं देखता हूँ। अदिप ने अपनी पलकें झपका दी। किट्टू को जाता देख वो लड़की परेशान हो गई और खड़े होकर चिल्लाने लगी, किट्टू किट्टू किट्टू। तनय और अदिप उस लड़की को देखने लगे। तनय ने उस लड़की को देखते हुए कहा, वैसे तो तुम्हारा नाम छोटी बच्ची सोचा था, लेकिन तुम इतना किट्टू किट्टू कर रही हो इसलिए तुम किट्टू गिलहरी। अदिप तनय को आंखें छोटी करके देखने लगा। तनय अपनी बतीशी दिखाते हुए बोला, पसंद नहीं आया, चल अच्छा बस गिलहरी, वैसे भी ये लड़की गिलहरी के बच्चे जैसी लगती है, स्वीट सी क्यूटी पाई। अदिप ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली। उसको तनय का उस लड़की को क्यूटी पाई बोलना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो तनय की गिलहरी वाली बात से सहमत था। वो लड़की सच में किसी गिलहरी के बच्चे जैसी थी, इतनी मासूम, इतनी प्यारी, जिसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में करना मुश्किल था। अदिप ने फिर अपने मन में सोचते हुए एक बार उस लड़की को देख के अपने मन ने गिलहरी कहा तो उसकी धड़कनें अपने आप बढ़ सी गई। तनय अदिप को शांत देकर उसके पास आया और उसके कंधे से कंधा मारते हुए बोला, इतना क्या सोच रहा है, तू शेर जैसा और ये गिलहरी के बच्चे जैसी, इसलिए गिलहरी नाम एकदम पर्सनैलिटी से मैच होता हुआ। अदिप ने अपना सिर झटका और तनय से बोला, सब एक से बढ़कर एक पागल है मेरे पास। तनय ने मुंह बना लिया और अदिप से कुछ बोलने जा रहा था कि उस लड़की ने अचानक से अपना पेट पकड़ लिया और ओके 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 चिल्लाने लगी। अदिप ने उस लड़की की तरफ देखा और बोला, तुमको भूख लगी है? वो लड़की बस ओके ओके बोलती रही। अदिप उस लड़की का हाथ पकड़ के बोला, चलो खाना खा लो। लेकिन उस लड़की ने अपने पैर कॉस कर लिए और आगे नहीं बढ़ी। तनय ध्यान से उस लड़की को देख रहा था कि उसके दिमाग में कुछ आया और वो हैरानी से बोला, भाई लगता है गिलहरी को रेस्ट रूम जाना है। अदिप ने तनय की तरफ देखा, फिर उस लड़की की तरफ देखा। उस लड़की की हरकतें देख के अदिप को भी यही लगा, उस लड़की को रेस्ट रूम जाना है, पर वो उस लड़की को रेस्ट रूम कैसे ले जाए, ये समस्या सबसे बड़ी थी। अदिप ने फिर तनय की तरफ देखा तो तनय अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, ओ भाई ये बच्ची तेरी है, तू ही समझा और लेकर जा। अदिप ने अपनी आंखें छोटी कर ली तो तनय बोला, मतलब ये गिलहरी तेरी बीवी है, अब बच्ची है तो क्या करूं, मुंह से निकल जाता है। अदिप ने अपना सिर झटका और उस लड़की को गोद में उठा के अपने रूम में ले गया। वो लड़की अपना पेट पकड़े बार बार ओके ओके बोल रही थी। अदिप उस लड़की को रूम में लेकर आया और बेड पर बैठाते हुए बोला, चुप। वो लड़की चुप हो गई। अदिप उसके बगल में बैठ गया और बोला, पीछे जन्म में तोता थी क्या, एक ही चीज रिपीट करती रहती हो। अदिप जल्दी जल्दी बोल रहा था तो उस लड़की को समझ नहीं आया। अदिप बोला, क्या?
ऊपर से उसको पेट में दर्द बढ़ता जा रहा था। अदीप ने अपना फोन निकाला और छोटे बच्चों के कार्टून वीडियो में जो वॉशरूम यूज करने वाले वीडियो थे वो वीडियो ओपन करके उस लड़कों को फोन देखते हुए बोला, इसको ध्यान से देखो, अभी बाथरूम जाना और ये कार्टून जैसे कर रहा है वैसे करना। वो लड़की ध्यान से कार्टून वीडियो को देख रही है। वीडियो खत्म हुई तो अदीप ने उस लड़की को पकड़ के खड़ा किया और बाथरूम के अंदर ले जाके छोड़ दिया और डोर बंद करके बेड पर ऐसे आके गिरा जाने कितना बड़ा पहाड़ तोड़ के आ रहा हो। अदीप के लिए ये लड़की चैलेंज बनती जा रही थी। किसी छोटे बच्चे को सब सीखना बहुत सामान होता है, पर ये सब 16-17 की लड़की को सीखना किसी चैलेंज से कम नहीं था। अब तो अदीप को ये टेंशन हो रही थी, जब इस लड़की को मंथली प्रॉब्लम होगी तब वो क्या करेगा। सोचते हुए ही अदीप ने अपना सिर पकड़ लिया था। कुछ ही घंटों में वो पागल हुआ जा रहा था इस लड़की के पीछे। आगे कैसे संभालेगा सब कुछ। काश उसके पास कोई ऐसी मशीन होती जिसमें इस लड़की को डाल के लड़का बनाया जा सकता, तो वो इस लड़की को उसमें डाल देता। पर अफसोस अभी साइंस इतनी भी आगे नहीं गई थी। अदीप सोच रहा था कि उसको फिर उस लड़की के चीखने की आवाज आई। अदीप चौंक के खड़ा हो गया और बाथरूम के पास भाग के आया और बाथरूम का डोर ओपन ही करने वाला था कि उसको ख्याल आया वो लड़की अंदर पता नहीं किस हालत में होगी, उसको ऐसे अंदर जाना चाहिए कि नहीं। अदीप बाहर खड़ा सोच रहा था वो अंदर कैसे जाए भी कि ना जाए। वो लड़की नासमझ है, पर वो थोड़ी ना, वो ऐसे कैसे अंदर जा सकता है। अदीप सोच रहा था और वो लड़की अंदर से चिल्ला रही थी। अदीप बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुका था और परेशान होकर उसने अपना सिर डोर पर मारना शुरू कर दिया था। पता नहीं वो कहाँ फंस गया। लड़की का चक्कर ही खराब है। लड़की जब सब समझती है तो भी नाक में दम कर लेती है, और जब कुछ नहीं समझती तो पूछो ही मत। अदीप को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने अपने दिमाग को तैयार किया और अपने आप से बोला, तुझे इस लड़की पर रिसर्च करनी है कि नहीं करनी है तो इसकी हर चीज झेलनी पड़ेगी। फिर दूसरे ही पल अदीप ने आंखें भींच लीं और अपने माथे को रफ करते हुए बोला, यार पर ये सब, वो एक लड़की है, वो भी एक जीती जागती लड़की, इतनी भी छोटी नहीं है कि मैं उसको इजली हैंडल कर सकूं। ये एक डेड बॉडी होती तो। सोचते हुए ही अदीप ने अपना सिर झटका और बोला, ये क्या सोच रहा है। एक तो पता नहीं किसने इस लड़की की मेमोरी हटा दी और क्यों हटाई, और हटाने के साथ साथ उसे बच्चा बना के छोड़ दिया। अच्छा है मेरे हाथ लगी, वरना क्या ही होता इसके साथ, इसको खुद को पता नहीं चलता। कहीं ये किसी की साजिश का नतीजा तो नहीं है। अदीप अपनी सोच में डूबा था कि उसके कानों में फिर उस लड़की को आवाज पड़ी जो अब ओके 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 चिल्ला रही थी। अदीप को अब तो अंदर जाना ही था, फिर चाहे वो लड़की किसी भी हालत में हो। अदीप के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अदीप ने अपने दिमाग को तैयार किया और डोर धीरे धीरे ओपन करने लगा। उसकी हॉट बीट बढ़ी हुई थी। अदीप अपनी सांसें थामे नजरें नीचे किए अंदर आया तो उसको शॉवर की आवाज आई। उसने अपनी हल्की नजरें उठाई तो उस लड़की के पैर दिखे जिनके ऊपर उसकी टी शर्ट थी। अदीप की सांस में सांस आई, मतलब उस लड़की ने ठीक से कपड़े पहने हुए हैं। अदीप ने तुरंत सिर उठा के उस लड़की को देखा तो उसकी आंखें बाहर आ गई। वो लड़की ठंडे पानी के शॉवर के नीचे खड़ी झटपटा रही थी। अदीप जल्दी से आया और शॉवर बंद कर दिया। वो लड़की अदीप को देख के उसके सीने से लग गई। इतनी ठंड में ठंडे पानी के गीले होने से वो लड़की बुरी तरह कांप रही थी। उसके दांत किटकिटा रहे थे। अदीप ने फिर 2 मिनट की देरी नहीं की और उस लड़की को उठा के रूम में ले आया और जल्दी जल्दी टॉवल से बाल पोंछने लगा। वो लड़की सिकुड़ी बैठी कांप रही थी। अदीप ने उस लड़की को टॉवल ओढ़ाई और जल्दी से अपनी दूसरी टी शर्ट निकाल के लेकर आया, पर उसके सामने फिर वही समस्या आ गई। अब वो कैसे उस लड़की को कपड़े पहनाए। इस टाइम तो उस लड़की की कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि वो अपने हाथों से कपड़े चेंज कर सके। जितनी देर में अदीप उसको फिर से सुबह के जैसे कपड़े पहनना सिखाएगा, उस लड़की को ठंड अंदर तक पकड़ लेगी। अदीप ने फिर अपनी आंखें भींच लीं और अपने बालों में हाथ डालते हुए बोला, यार क्या मुसीबत है। इसको मैंने चैलेंज के रूप में लिया था, पर ये चैलेंज से ज्यादा मेरा सिर दर्द बनती जा रही है। अदीप ने फिर अपने आप को समझाया और बोला, ऐसा समझिए एक डेड बॉडी है जिसका पोस्टमार्टम तुझे करना। अदीप ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों के सामने बैठी लड़की अब उसको लाश बराबर लग रही थी।
अदीप ने फिर ड्रॉ से अपने लैब के ग्लव्स और चश्मा निकाले और पहन के ऐसे रेडी हो गया जैसे सच में अपनी सामने बैठी लड़की का पोस्टमार्टम करने जा रहा हो। अदीप ने उस लड़की का हाथ पकड़ के खड़ा किया और उसके ऊपर से टॉवल हटा दी और अपना हाथ नीचे करके उस लड़की के ऊपर से अपनी टी शर्ट निकालने के लिए हुआ कि उसकी नज़र उस लड़की से मिली जो कांपते हुए उसको देख रही थी, जिसको कुछ अंदाजा नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है। उस लड़की से नजरें मिलते ही अदीप की सारी हवा निकल गई, उसके हाथ कांपने लगे, उसका गला इतनी ठंड में सूखने लगा। वो तुरंत 2 कदम पीछे हो गया और अपने बालों में हाथ डाल के इधर उधर घूमते हुए बोला, मैं नहीं कर सकता। बोलते हुए उसने उस लड़की की तरफ देखा तो अदीप की नजरें फिर उसके फेस पर टिक गई। वो लड़की कांपते हुए एक टक अदीप को देख रही थी, उसके घुंघराले बालों से पानी अभी भी टपक रहा था, उसके फेस पर अभी भी पानी की कुछ बूंदें थी, उसके होठों ठंड से कांप रहे थे। उस लड़की को देखते हुए अदीप की सांसें कुछ तेज चलने लगी। अदीप ने अपना सिर झटका और खुद से बोला, ऐसे तो 4 जन लग जाएंगे बस इसके कपड़े चेंज करने में। एक तो ये ऐसे देखती क्यों है यार, ऐसा करता हूँ इससे बोलता हूँ ये अपनी आंखें बंद कर ले तो मैं जल्दी से इसके कपड़े चेंज कर दूंगा। बोलते हुए ही अदीप ने अपना सिर झटका और खुद से बोला, ये तुझे क्या हो गया है, ये बच्चों जैसी बात क्यों सोच रहा है। ये लड़की अपनी आंखें बंद कर लेगी पर तेरी तो आंखें खुली होंगी ना। अदीप ने कुछ सोचा और उसके फेस पर मुस्कान आ गई और वो बोला, ये फॉर्मूला काम आ सकता है। अदीप गया और जल्दी से कबर्ड से चादर निकाल के ले आया और उस लड़की के चारों तरफ लपेटने लगा, लेकिन चादर उस लड़की की बॉडी से थोड़ा दूर ही रखा और जल्दी से ड्रॉ से कैंची निकाल के अपना हाथ चादर के अंदर डाला और ऊपर से उस लड़की की पहनी हुई टी शर्ट काट दी। टी शर्ट तुरंत नीचे गिर गई। अदीप ने वही चादर फिर उस लड़की को अच्छे से ओढ़ा दिया और उसको उठा के बेड पर बैठा के उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। उस लड़की की ठंड अब कुछ कम हो गई थी, लेकिन अभी भी वो लड़की अदीप को देख रही थी। अदीप भी उस लड़की के पास बैठ गया और आराम से बोला, तुम यहीं लेटी रहना, उठना बिल्कुल भी मत, ओके, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अदीप ने सोचा था वो लड़की थोड़ा नॉर्मल हो जाए फिर वो उसको फिर से कपड़े कैसे पहनने हैं बता देगा और वो लड़की खुद कपड़े पहन लेगी, लेकिन अदीप उस लड़की के नॉर्मल होने तक वहां नहीं रुकना चाहता था। वो लड़की नहीं जानती थी, लेकिन अदीप तो जानता था उस लड़की ने बस चादर ओढ़ रखा है, ऐसे में अदीप कैसे रूम में रुकता, उसकी तो सांसें ही अटक जाती, इसलिए उसने बाहर जाना सही समझा। वो लड़की अदीप की बात समझ के बोली, ओके ओके। अदीप ने गहरी सांस ली और खड़ा हो गया। वो कुछ कदम आया था कि उसको लगा कहीं वो लड़की उठ के बाहर न आ जाए। वो उठी तो उसके ऊपर से चादर हट जाएगी और उस लड़की को तो इतनी समझ है ही नहीं, उसको कैसे बाहर आना चाहिए। पता नहीं क्यों अदीप का दिल चिंता से घबराने लगा और उस लड़की के पास आके एक बार फिर उसको समझाते हुए कहा, कुछ भी हो इस ब्लैंकेट से बाहर मत आना, ओके, समझ गई ना, बाहर मत आना। उस लड़की ने फिर कहा, ओके ओके ओके। अदीप चिढ़ गया और उस लड़की को घूरते हुए बोला, इसकी ओके को तो मैं। पर फिर अदीप कुछ याद करते हुए बोला, क्या करें, इसकी भी गलती नहीं है। अदीप ने अपना सिर झटका और रूम के बाहर आ गया, लेकिन फिर भी अदीप का दिल ऐसे उस लड़की को छोड़ के जाने का नहीं कर रहा था। उसका दिल अभी भी घबरा रहा था, इसलिए उसने डोर को बाहर से लॉक कर दिया। अगर वो लड़की बेड से उठी भी और उसके ऊपर से चादर हट भी गई तो वो उस रूम के अंदर ही रहेगी। अदीप फिर हॉल में आया तो तने तब तक हॉल में प्रोजेक्टर लगा चुका था। उसने सोच लिया था वो अपनी गिलहरी को कैसे बोलना सिखाएगा। अदीप को देख के तने उसके पीछे देखते हुए बोला, गिलहरी कहाँ है। अदीप ने तने को घूर के देखा तो तने फिर शरारत भरे लहजे में बोला, वैसे सब ठीक रहना ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुझे गिलहरी को रेस्ट रूम ले जाने में। अदीप खा जाने वाली नजरों से तने को देखने लगा और उसकी तरफ पिलो उठा के फेंकते हुए बोला, मुझे लगता है तू मेरे हाथों जल्द मरेगा। पिलो तने के सिर पर बहुत तेज लगी, जिससे उसकी गर्दन मुड़ गई और वो अपनी गर्दन पकड़ के अदीप को मुंह बना के देखते हुए बोला, भाई गर्दन तोड़ दी तूने मेरी, मैं तो बस सहानुभूति दिखा रहा था। अदीप एक और पिलो तने को फेंक के मारते हुए बोला, तेरी सहन और भूति दोनों अलग कर दूंगा अगर मुझसे कोई भी बकवास करने की कोशिश की तो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। CH6 कॉल मी अदीप।
अदिप ने तनय को पिलो फेंक के मारी तो तनय चीख पड़ा। अदिप को लगा शायद तनय को बहुत तेज लग गई और हुआ भी ऐसा ही था। तनय को अपनी गर्दन में बेतहाशा दर्द हो रहा था। अदिप उसके पास आया तो तनय जल्दी से बोला, भाई डॉक्टर के पास ले चल, गई मेरी गर्दन। अदिप ने अपना सिर हाँ में हिलाया और तनय के साथ एक कदम ही आगे बढ़ा था कि तुरंत ही उसके दिमाग में उस लड़की का ख्याल घूम गया। वो उस लड़की को अकेले, वो भी ऐसी हालत में, छोड़ के कैसे जा सकता था। अदिप ने फिर कुछ सोचा और बॉडीगार्ड को बुला के तनय को उसके साथ भेज दिया। तारांकन दूसरी तरफ जन्य रमेश जी की वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा के सारी फॉर्मेटिंग करके बाहर निकल रहा था कि एक लड़की उससे टकरा गई, जिससे उसके हाथ में पकड़ा फोन नीचे गिर गया और फोन खुल गया। वो लड़की घबरा गई और जल्दी से नीचे झुक के फोन उठाने लगी और अपना सिर ऊपर करके जन्य को देख के मासूमियत से बोली, सॉरी 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 सर, बहुत जल्दी में थी इसलिए ध्यान नहीं दिया। आप सामने से आ रहे हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। जन्य उस लड़की को गुस्से में देख रहा था। वो लड़की जन्य का फोन जोड़ के खड़ी हुई और उसका फोन उसको देते हुए बोली, सॉरी सर। जन्य ने गुस्से में उस लड़की के हाथ से फोन लिया और बड़े कदमों के साथ बाहर निकल गया। जन्य के जाते ही वो लड़की मुस्कुरा दी। ये वही लड़की थी जो करण के घर पर थी। उस लड़की ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करके बोली, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने उस लड़के जन्य के फोन में माइक्रोचिप लगा दी है, अब वो जो भी बात करेगा हमको सुनाई देगा। दूसरी साइड से एक लड़का मयूर सिस्टम के सामने हॉस्पिटल की लाइव फुटेज में नीलिमा को देखते बोला, गुड नीलिमा, तुम सच में एक अच्छी जासूस हो। नीलिमा मुस्कुरा दी और बोली, मेरी तारीफ करना बंद करो और ये बताओ, अदिप का दूसरा दोस्त कहाँ है, उसको भी तो ट्रैक करना है। मयूर बोला, वो लड़का भी तेरे पास शिकार बनने आ रहा है, रुक वही। नीलिमा, क्या बात है, आज सबको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ रही है। मयूर हंसते हुए बोला, तेरे हुस्न के आगे किसी को भी हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। नीलिमा सीरियस हो गई और बोली, अपनी लिमिट में रह के बात कर समझा, ये बस मेरा काम है। मयूर, सॉरी यार, दिल पर मत ले। नीलिमा सीरियस टोन में बोली, चीफ से बात हुई। मयूर, हाँ चीफ हमारे काम से खुश है। नीलिमा, हम भगवान का शुक्र है, हम उस लड़की को जहाँ पहुँचना चाहते थे वो खुद गलती से वहाँ पहुँच गई। मयूर, बात तो तूने सही कही, अच्छा हुआ वो लड़की मिस्टर अदिप को मिली, वरना चीफ हम दोनों को मार डालते। नीलिमा, हाँ अब हम इस जन्य के माध्यम से उस लड़की पर नजर रख पाएंगे, बाकी अदिप का दूसरा दोस्त भी आ जाए तो उसके फोन में भी चिप लगा दूं, फिर मेरा काम खत्म और तुम्हारा शुरू। मयूर, अब कहाँ जाओगी। नीलिमा, अब अपनी माँ के पास जाऊंगी, इतना समय हो गया अपनी माँ को नहीं देखा। मयूर, अच्छा और उस करण का क्या। नीलिमा, उस करण को तुम देख लेना, वैसे भी मैंने अपने सारे सबूत मिटा दिए हैं, वो करण मुझे नहीं ढूंढ पाएगा और जब तक वो लड़की मिस्टर अदिप के पास है करण उसको नजरें उठा के भी नहीं देख सकता। मयूर, हम पर करण को हल्के में लेना सही नहीं होगा। नीलिमा चिढ़ते हुए बोली, उस गधे के बच्चे को मजबूरी में झेल रही थी, अपनी एक गलती की बड़ी कीमत चुकाई है, अभी उस करण के बच्चे को मार नहीं सकती, वरना हब्स के भूखे इंसान के टुकड़े कर देती। मयूर सिस्टम में हॉस्पिटल के बाहर के कैमरे की लाइव फुटेज देखते हुए बोला, अच्छा चल गुस्सा मत हो, तने भी आ गया हॉस्पिटल, जाओ अपना काम करो और निकलो इस शहर से, करण तुम्हें मारने के लिए पागलों सा ढूंढ रहा है। नीलिमा ने ओके बोल के फोन रखा और जल्दी से फिर सिम निकाल के तोड़ दिया। तब तक तने अपनी गर्दन में हाथ रख के हॉस्पिटल के अंदर आया और डॉक्टर के पास चला गया। नीलिमा ने तने को देखा और मास्क लगा के तने के पीछे चली गई। तारांकन दूसरी तरफ जन्य जैसे बाहर आया उसने अपना फोन डस्टबिन में डाल दिया और अपनी कार में बैठ के दूसरा फोन निकाल के किसी को कॉल करते हुए बोला, हॉस्पिटल में जो लड़की मुझसे टकराई वो मुझे जल्द से जल्द चाहिए, बोल के जन्य ने कॉल कट कर दिया। जब नीलिमा नीचे झुक के जन्य का फोन उठा रही थी तो उसने अपने गले से चुन्नी जबरदस्ती सरका के नीचे कर दी थी, जिससे झुकने की वजह से उसका क्लीवेज जन्य को दिख सके और जन्य की नजरें वहां अटक जाए और वो जल्दी से उसके फोन में चिप लगा सके। जन्य को नीलिमा की इसी हरकत पर बहुत गुस्सा आया था।
वो इसीलिए उसको गुस्से में घूर के देख रहा था, लेकिन जन्य हॉस्पिटल में कोई तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए शांत था। लेकिन जन्य जानना चाहता था नीलिमा ने ऐसा क्यों किया, और नीलिमा थी कौन, क्या मकसद था इसके पीछे। कहीं ये कोई अदीप के दुश्मन का काम तो नहीं, जो उसके जरिए अदीप तक पहुंचना चाहता हो। जन्य खुद बॉडीगार्ड एजेंसी चलाता था और बॉडीगार्ड को ये ट्रेनिंग दी जाती है वो कभी लड़की की सुंदरता में न उलझे। इसलिए नीलिमा पकड़ी गई थी, वरना उसने खेल अच्छा खेला था। जन्य ही अदीप की सारी सिक्योरिटी सिस्टम देखता था, और ये जन्य के लिए थोड़ी परेशानी वाली बात थी। कोई उसके फोन में चिप लगा रहा है, मतलब उस इंसान को पहले से पता था जन्य हॉस्पिटल आने वाला है, मतलब कोई उनके ऊपर नजर रख रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, उसके सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। कुछ तो गलत है, उसको पता करना होगा। जन्य सोच में डूबा कार चला रहा था। तारांकन दूसरी तरफ नीलिमा ने तनय के फोन में भी चिप लगा दी थी। तनय के फोन में चिप लगाना आसान था। तनय की गर्दन की नस अपनी जगह से हिल गई थी, जिससे उसको गले में पट्टा बंधवाना पड़ा था, और उसके लिए जब वो बेड पर लेटा तो उसका फोन टेबल पर था और नीलिमा नस बन के मास्क लगाए डॉक्टर के पास ही खड़ी थी, जिसने मौका देख के तनय के फोन में चिप लगा दी थी। तारांकन अदीप हॉल में बैठा टेंशन में अपना पैर हिला रहा था। अदीप ने अपने सारे सोर्स लगा के उस लड़की के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी कि वो लड़की कौन है, लेकिन उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला। यहाँ तक कि अदीप ने पुलिस स्टेशन में भी पता किया था, कहीं किसी ने उस लड़की की मिसिंग कंप्लेन तो नहीं लिखाई, लेकिन उस लड़के के बारे में एक सुराग नहीं मिला। एक तो अदीप परेशान इस बात से था कि किसी ने कैसे इस लड़की की याददाश्त मिटाई होगी, ये हिप्नोटिज्म तो बिल्कुल नहीं है, फिर कैसे। ये एक चीज अदीप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गई थी। वो पता लगाना चाहता था उस लड़की की याददाश्त कैसे गई और उसको वापस कैसे लाया जा सकता। अदीप सोच रहा था कि उसको उस लड़की के चीखने की आवाज आई, ओके ओके ओके। अदीप अपने ख्यालों से बाहर आया और उसको याद आया वो लड़की तो ऊपर है। अदीप जल्दी से ऊपर आया और डोर ओपन करने लगा कि एक बार फिर उसका दिल धड़क उठा। उसके दिमाग में वही बात घूमी कि पता नहीं वो लड़की किस हाल में होगी, पर अदीप के पास कोई रास्ता नहीं था। अदीप ने फिर अपने आप को तैयार किया, जैसे किसी जंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हो। अंदर से वो लड़की अभी तक ओके 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 चिल्ला रही थी। अदीप ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर नजरें नीचे करके अंदर आया, तो वो लड़की बेड पर ब्लैंकेट के नीचे वैसे ही लेटी थी जैसे वो उसको छोड़ के गया था। अदीप के फेस पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, जैसे उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। वो जल्दी से उस लड़की के पास आया, तो वो लड़की अदीप को देख के चुप हो गई। अदीप उसके पास बैठ गया और उसके सिर पर टैप करते हुए बोला, तुम मेरी सबसे अच्छी सब्जेक्ट हो, तुम वही करती हो जो मैं कहता हूँ, मेरे अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाती, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम अगर ऐसी ही रही तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट होगी तुम, और साथ में इंटरेस्टिंग भी। अदीप बोल रहा था लेकिन वो लड़की कुछ नहीं समझी। अदीप फिर वही बेड पर रखी अपनी टी शर्ट उठा के उस लड़की से बोला, ये टी शर्ट इसको ध्यान से देखो, तुमने ऐसी ही टी शर्ट सुबह पहनी थी ना। वो लड़की अदीप की बात समझते हुए बोली, ओके ओके अदीप, तो अब फिर से तुमको इसको वैसे ही पहनना है जैसे सुबह पहना था, ठीक है। वो लड़की फिर बोली, ओके ओके अदीप, ठीक है, ये लो, उठो और इसको पहन लो। अदीप का बोलना था कि वो लड़की अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाने लगी। अदीप ने जल्दी से उसके हाथ पकड़ लिया और उसको घूरते हुए बोला, तुमको बहुत जल्दी नहीं रहती है। वो लड़की अदीप को देखने लगी। अदीप उस लड़की को घूरते हुए बोला, तुम बस मेरी सब्जेक्ट हो समझी, तुमको मेरे ऑर्डर फॉलो करने हैं, पर जब मैं ओके बोलूँ तब अपने मन से कुछ भी करने की कोशिश की तो बाल काट दूंगा तुम्हारे। अदीप उस लड़की पर गुस्सा कर रहा था, पर उसका कोई फायदा नहीं था, उस लड़की को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अदीप ने उस लड़की का हाथ छोड़ा और पलट के बोला, अब पहनो, और पलटे हुए ही हाथों से एक्शन करने लगा, जिससे वो लड़की टी शर्ट पहन सके। अदीप ने फिर 2 मिनट बाद कहा, पहन ली, पर वो लड़की बिना अदीप के होठ देखे समझ ही नहीं पाती थी वो क्या बोल रहा है, तो जवाब क्या देती, इसलिए वो कुछ बोली नहीं। अदीप चीर के आंखें नीची किए पलटा और बोला, पहन लिया। वो लड़की तुरंत बोली, ओके ओके। अदीप ने नजरें उठा के उस लड़की को देखा तो उसका दिल एक बार को फिर धड़क गया।
वो लड़की बिल्कुल किसी खरगोश के जैसे लग रही थी। इत्तेफाक से अदिप ने उसको व्हाइट टी शर्ट ही दे दी थी और टी शर्ट की कैप उसके सिर को कवर किए हुई थी और साइड से उसके बाल बाहर थे। वो लड़की बहुत क्यूट लग रही थी। हालांकि अदिप की टी शर्ट में वो पूरी तरह कवर हो जाती थी। उसको देख के ऐसा लगता था जैसे उसके ऊपर किसी ने कपड़े का थान डाल दिया हो, पर उसकी क्यूटनेस ही बहुत थी उसको आकर्षक बनाने के लिए। वो थान जैसे कपड़े में भी बला की खूबसूरत लगती थी। अदिप उस लड़की को एक टक देख रहा था कि वो लड़की भी बेड के ऊपर खड़ी अदिप को ही देख रही थी, जैसे वो अदिप के कुछ बोलने का इंतजार कर रही हो। पर अदिप कुछ नहीं बोला तो वो लड़की बोली, ओके ओके। अदिप अपने सेंस में आया और अपनी आंखें छोटी कर ली। वो लड़की हर चीज में बस ओके ओके बोलती थी तो अदिप को अच्छा नहीं लगता था। अदिप को लगने लगा था उसका नाम ही जैसे ओके हो गया हो। ये लड़की किसी भी काम के लिए उसको बुलाती थी तो ओके ओके बोलती थी। अब अदिप इतना ज्यादा ओके नहीं झेल सकता था। अदिप बेड के पास आया और उस लड़की से बोला, मेरा नाम अदिप है समझी, यू कॉल मी अदिप। उस लड़की को समझ नहीं आया तो अदिप उसको इशारे से समझाते हुए बोला, मेरा नाम अदिप है, तुमको अगर मुझे बुलाना हो तो बोलना अदिप, समझी। उस लड़की ने अपने होठ हिलाए और अदिप का नाम बोलने की कोशिश करते हुए बोली, पादिप। अदिप ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और उस लड़की के सिर पर टपली मारते हुए बोला, मेरा नाम ढंग से लो समझी, वरना मुंह तोड़ दूंगा। वो लड़की शांत पड़ गई। अदिप फिर बोला, बोलो मेरा नाम क्या है। लड़की फिर कोशिश करते हुए बोली, पद्दीप। अदिप ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, तुम उल्लू की प्रजाति की हो, तुम रहने दो, अब तुम मुझे बॉस बोलना, ओके, कॉल मी बॉस। अदिप जल्दी जल्दी बोल गया तो वो फिर नहीं समझ पाई और नासमझी से अदिप को देखती रही। अदिप फिर धीरे धीरे बोला, मैंने तुमको बचाया है, तुम मेरी सब्जेक्ट हो, तुमको मेरे सारे ऑर्डर फॉलो करने हैं, और जो ऑर्डर देता है वो बॉस होता है, तो तुम मुझे बॉस कहना, ओके। वो लड़की बोली, ओके अदिप, गुड अप बोलो बॉस। वो लड़की समझते हुए बोली, पदीप बॉस। अदिप ने उस लड़की को पकड़ के हवा में उठा के अपने सामने किया और गुस्सा करते हुए बोला, ओनली बॉस, दोबारा मेरा नाम गलत लिया तो पंखे के ऊपर बैठा दूंगा। वो लड़की हैरानी से अदिप को देख रही थी। अदिप ने उसको बच्चों के जैसे हवा में उठाया हुआ था। उस लड़की का वजन बिल्कुल ना के बराबर था, ऊपर से उसकी हाइट अदिप के सामने इतनी कम थी कि पूछो मत। अदिप अपना सिर नीचे किए किए थक जाता था, इसलिए जब अदिप को गुस्सा आता था तो वो उसको गोद में उठा के अपने सामने करके फेस टू फेस बात करता था। वो लड़की अदिप को देख रही थी कि पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया और प्यार से बोली, बॉस। अदिप शांत पड़ गया और उस लड़की को देखने लगा। वो लड़की अपनी छोटी छोटी मासूम सी आंखों से अदिप को देख रही थी। वो लड़की अदिप के थोड़ा पास ही थी जिससे उसके बाल अदिप के फेस से छू रहे थे। अभी तक अदिप गुस्से में था तो उसने ध्यान नहीं दिया था, पर अब उस लड़की के मुंह से बॉस सुन के पता नहीं क्यों उसका दिल फिर धड़क उठा था। उस लड़की की आवाज में एक अलग कशिश थी। अदिप की धड़कने उस लड़की के एहसास से इतनी बढ़ गई कि अदिप ने बिना सोचे समझे उस लड़की को ऐसे ही छोड़ दिया। वो लड़की धम से नीचे गिरी और चीख पड़ी। अदिप की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत नीचे बैठा और उस लड़की को उठा के बेड पर खड़ा किया और उसको इधर उधर घुमा के देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो। अदिप ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे वो लड़की बोल ही देगी, उसको कहीं लगी है कि नहीं, या उसके ऐसे देखने से उसको उस लड़की की चोट दिख हो जाएगी। CH7, सर आपकी अभी नई शादी हुई है। अदिप उस लड़की को इधर उधर घुमा के देख रहा था और वो लड़की भी रबड़ की गुड़िया के जैसे अदिप के घुमाने पर घूम रही थी कि अचानक से अदिप की नज़र उस लड़की की नज़रों से टकराई, जो उसको ही ध्यान से देख के समझने की कोशिश कर रही थी, अदिप ये कर क्या रहा है। अदिप ने तुरंत उस लड़की को घुमाना बंद कर दिया और उस लड़की को देखने लगा। वो लड़की अदिप को इतनी मासूम नज़रों से देखती थी कि अदिप उसमें खो सा जाता था। अदिप उस लड़की को देख रहा था कि उसका फ़ोन बजा। अदिप अपने ख्याल से बाहर आया और उस लड़की को छोड़ के फ़ोन देखा तो उसके पापा गिरीश जी का कॉल था। अदिप ने तुरंत कॉल पिक की तो दूसरे साइड से गिरीश जी बोले, बेटा तू नाराज है क्या। अदिप परेशान सा बोला, नहीं पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। गिरीश जी, बेटा एक बार भी बहू को लेकर नहीं आया, ये डॉक्टर्स भी मुझे घर जाने नहीं देते,
मैं भी अपनी बहू के साथ कुछ पल रहना चाहता हूँ। अधीप का दिल भारी हो गया और वो उस लड़की को देखते हुए बोला, पापा मैं आपकी बहू के साथ आ ही रहा था, मुझे भी आपसे जरूरी बात करनी थी। गिरीश जी खुश होते हुए बोले, बेटा जल्दी आ जाओ। अधीप ने बस हम बोल दिया। गिरीश जी ने कॉल कट कर दिया तो अधीप भी फोन रख के उस लड़की को देखने लगा। वो कैसे उस लड़की को गिरीश जी से मिलवाएगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर वो लड़की नॉर्मल लड़की होती तो अधीप पैसों से नहीं तो डरा के कैसे भी उस लड़की से अपने पापा के सामने एक्टिंग करवा लेता, पर ये लड़की सबसे अलग थी। अधीप को इतनी देर से शांत देख के वो लड़की अपने आप ही बोली, बॉस। उस लड़की की मीठी सी आवाज में बॉस सुन के अधीप के मन से मानो कोई भार उतर गया हो और अधीप अनजाने में ही मुस्कुरा उठा। वो लड़की भी जैसे अधीप मुस्कुरा रहा था वैसे अपने होठ फैला के मुस्कुराने लगी। उस लड़की को मुस्कुराता देख अधीप की धड़कन एक बार फिर तेज हो गई। अधीप ने तुरंत उस लड़की से नजरें हटा लीं और तेज आवाज में बोला, मुझे देखना और मुस्कुराना बंद करो। वो लड़की सीरियस हो गई। अधीप ने गहरी सांस ली और उस लड़की को खड़ा देख के हाथ से इशारा करते हुए बोला, बैठ जाओ। वो लड़की तुरंत बैठ गई। उस लड़की को तुरंत बात मानता देख अधीप के दिमाग में आइडिया आया और वो कुछ सोचते हुए बोला, पापा से तुमको कैसे मिलाऊं, वो तो समझ आ गया, पर उससे पहले तुम्हारा कुछ नाम रखना पड़ेगा। अधीप सोचते हुए इधर उधर घूम रहा था और वो लड़की बैठे हुए अधीप को इधर उधर नजरें करके देख रही थी। अधीप चलते हुए रुक गया और उसके जहन में उसके प्यार का नाम गूंज उठा, अदा। अधीप ने अपनी आंखें एक सेकंड को बंद कर लीं। अधीप की बंद आंखों के सामने एक 3 साल की बच्ची जो बेड पर बेहोश ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, उसका चेहरा घूम गया। अधीप ने झट से अपनी आंखें खोल ली। उसकी आंखों में नमी और दिल में बेतहाशा दर्द था। अधीप के मुंह से एकाएक निकल पड़ा, अदा। वो लड़की भी अधीप के हिलते होठ देख के बोली, अदा। अधीप ने नजरें घुमा के उस लड़की की तरफ देखा, फिर कुछ सोच के अधीप उस लड़की के पास आया और बोला, आज से तुम्हारा नाम अदा है, पर याद रखना ये नाम तुम्हारे पास बस तब तक है जब तक तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ जाती। वो लड़की कुछ नहीं बोली, बोलती भी कैसे। अधीप फिर गुस्से में जल्दी जल्दी जो बोल गया था। अधीप ने उस लड़की का हाथ पकड़ के खड़ा किया और अपने साथ ले जाने लगा। वो लड़की भी चुपचाप अधीप के पीछे चलने लगी। अधीप उस लड़की को बंगले से बाहर लेकर आया। वैसे ही दूर एक ऊंची बिल्डिंग पर बैठा आदमी जो दूरबीन से अदा को देख रहा था, वो अधीप के साथ अदा की फोटो जूम करके निकालने लगा। अधीप ने अदा को कार में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आके बैठ गया। अधीप के गाड़ी आगे बढ़ाते ही उसके आगे और पीछे बॉडगार्ड्स की 4 से 5 गाड़ियां चलने लगीं। अधीप उस छोटी बच्ची की यादों में खोया हुआ ड्राइव कर रहा था कि अदा अपने पेट पर हाथ रख के बोली, बॉस बॉस। अधीप अपने ख्यालों से बाहर आया और अदा की तरफ देखा तो उसको देखते ही वो समझ गया अदा को भूख लगी है। अधीप ने वहीं मार्केट में एक मॉल के बाहर गाड़ी रोकी और बाहर आके अदा को बाहर निकाला और आगे बढ़ गया। अदा भी उसके पीछे पीछे चल रही थी कि अधीप 2-4 कदम आगे ही बढ़ा था कि वहां खड़े 4 लड़के अदा को देख के कमेंट पास करने लगे। पहला लड़का अपने दोस्तों से अदा को देखते हुए बोला, ओ भाई देख उस लड़की को, अपने पापा की टी-शर्ट पहने क्या लग रही है, हाय क्या मक्खन जैसे चिकने पैर है। दूसरा लड़का भी अदा के खुले पैर गंदी नजरों से देखते हुए बोला, इसके पैर इतने सुंदर है तो बाकी ये अंदर से कितनी सुंदर होगी। बाकी लड़के हंस दिए। अधीप के कदम उन लड़कों की बातें सुनकर रुक गए थे और अब वो उस छोटी बच्ची के ख्यालों से पूरी तरह बाहर आ चुका था। उनकी बातें सुन के अधीप की मुट्ठी गुस्से में कस गई थी। अधीप आगे था और अदा उसके पीछे, जिससे उन लड़कों को नहीं पता था अदा अकेली नहीं है। उन लड़कों में से एक और लड़के ने अदा पर ऊपर से नीचे तक गंदी नजरें घुमाते हुए कहा, लगता है गरीब घर से है, बेचारी के पास पहनने को चप्पल तक नहीं है, इतनी ठंड में नंगे पैर घूम रही हैं, लगता है किसी ने बस बदन ढकने को अपनी टी-शर्ट दे दी, चलो हम उस लड़की की कुछ मदद कर देते हैं। चारों लड़के हंस दिए। उनका मदद करने से क्या मतलब था, अधीप बहुत अच्छे से समझता था। अधीप के रुकने से अदा भी रुक गई थी। अधीप गुस्से में लाल था, वहीं अदा को तो किसी चीज की समझ ही नहीं थी, वो तो बस ऊंचे से मॉल को नजरें उठा के देखने में बिजी थी।
वो लड़के अदा के पास आए और उसके शोल्डर पर हाथ रखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोले, हे बेबी हमारे साथ। वो इतना ही बोले थे कि अदिप गुस्से में पलटा और वो लड़का अदा को हाथ छुआ भी पाता उससे पहले ही अदिप ने पलक झपकते उस लड़के का हाथ पकड़ के कोहनी से तोड़ दिया था। वो लड़का दर्द में चीखते हुए पीछे हो गया। अदा भी अपनी आंखें बड़ी किए उस लड़के को देख रही थी, लेकिन ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि वो बाकी के लड़के भी हैरान हो गए थे। लेकिन उनमें एक लड़का जो सबसे पहले अदा को देख के गंदे कमेंट्स पास कर रहा था, वो अदिप को देख के बोला, तू बहुत हीरो बन रहा है, चल निकल, ज्यादा समाज सेवा करने का भूत सवार है, तो भूखों को खाना खिला जाके, थोड़ी बॉडी बना के क्या समझता है, हीरो बन जाएगा। हम तीन है समझा, तुझे मारने पर आए तो तेरी माँ तेरी शक्ल नहीं पहचान पाएगी, वैसे भी शक्ल छुपा के घूम रहा है, निकल यहाँ से। बोलते हुए उस लड़के ने अदा को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वैसे ही अदिप ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ को तोड़ते हुए भी उसको जरा देर नहीं लगी। वो लड़का भी दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हो गया। बाकी के दो लड़के डर से अदिप को देख रहे थे। अदिप भी उन दोनों को आंख में अंगारे लिए देख रहा था। अदिप अपने पूरे फेस को मास्क से कवर किया हुआ था, इसलिए वो लड़के अदिप को भी कोई ऐसा वैसा ही समझ रहे थे। हालांकि अदिप की पर्सनैलिटी ही बहुत थी उसकी वहां मौजूदगी के लिए, और अब ये बात वो बाकी के लड़के अच्छे से समझ गए थे जो अपने दो दोस्तों को दर्द में तड़पते देख डर से अपने कदम पीछे ले रहे थे। अदिप फुर्ती से उनकी तरफ बढ़ा और अंधाधुन उनको मारना शुरू कर दिया। वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और अदिप अपनी बेल्ट से उन चारों की चमड़ी निकालने पर आ गया था, खासकर पैर की। अदिप के कानों में उन लड़कों की बातें गूंज रही थी, कैसे वो अदा के पैर देख रहे थे। अदिप उन चारों को मार रहा था कि जन्य भीड़ के बीच से अदिप के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ये क्या कर रहा है, ये यहीं मर जाएंगे, छोड़ दे इन्हें। अदिप पर पागलपन सवार था, उसने जन्य को साइड में धक्का दिया और उन चारों को फिर मारने लगा। जन्य अदिप के पास आया और उसको पीछे से पकड़ के थोड़ा दूर खींच के ले जाते हुए बोला, पागल मत बन, छोड़ दे इन्हें, इनको बाद में देख लेंगे, देखिए बच्ची कितना डरी हुई खड़ी है। अदा का जिक्र आते ही अदिप शांत हो गया और अदा की तरफ देखा तो वो डरी हुई खड़ी थी। अदिप ने तुरंत अपनी बेल्ट फेंकी और अदा के पास आके उसको सीने से लगा लिया। अदा ने भी अदिप को कस के हग कर लिया। जन्य ने दोनों को देखा, फिर वहां खड़े लोगों को जो वीडियो बना रहे थे। जन्य अदिप के पास आया और बोला, तू बच्ची को लेकर जा। अदिप ने नजरें तिरछी करके जमीन पर पड़े चारों लड़कों को गुस्से में देखा। तो जन्य बोला, तू जा, मैं देख लूंगा इनको। अदिप फिर कुछ नहीं बोला और अदा को गोद में उठा के मॉल के अंदर ना जाके गाड़ी के पास आ गया। अदिप ने अदा को गाड़ी के अंदर बैठाया और उसके नाजुक से पैर देखने लगा। उसके पैर गंदे हो गए थे और ठंड से लाल भी पड़े हुए थे। अदिप को थोड़ा बुरा लगा, वो अपने ख्यालों में अपने दर्द में इतना खो गया था कि उसने अदा के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। अदिप ने अदा के गाल पर हाथ रखा और प्यार से बोला, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। अदा ने तुरंत जवाब दिया, ओके बॉस। अदिप मुस्कुरा दिया और अदा के गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, सॉरी, और बाहर चला गया। अदिप ने गाड़ी लॉक की और बड़े कदमों के साथ मॉल के अंदर चला गया। अदिप अदा को अपने साथ इसलिए नहीं लाया था कि वो नहीं चाहता था अब कोई और अदा को ऐसे देखें। वो अदा को अपने ख्यालों में खोए हुए ऐसे ही ले आया था। वो भूल गया था अदा एक लड़की है और अब वो किसी और की गंदी नजरें अदा पर बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। अदा इतनी क्यूट और सुंदर थी कि किसी की भी नज़र उसके ऊपर चली जाती थी और फिर उसके ऊपर से नजरें हटाना मुश्किल था। जब अदिप जैसा इंसान उससे नजरें नहीं हटा पाता था तो बाकी का तो कुछ कह ही नहीं सकते थे। अदिप जल्दी से लेडीज सेक्शन में आया, लेकिन लड़कियों के इतने कपड़े देख के उसका सिर घूम गया। वो क्या ले अदा के लिए उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज से पहले उसने किसी लड़की के लिए एक रुमाल ना लिया, और लेता भी कैसे। उसकी लाइफ से लड़कियां कोसों दूर थी, वो तो अदा थी जो ना जाने कहां से उसके पास आ गई थी। वो तो बस उस छोटी बच्ची अदा को जानता था जो बचपन में ही दुनिया से जा चुकी थी। अदिप कंफ्यूजन में इधर उधर देख रहा था कि शॉप की एक लेडी अदिप की मदद के लिए आगे आई और बोली, हेलो सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। अदिप ने उस लेडी को देखा और बोला, मुझे कपड़े लेने थे। वो लेडी बोली,
सर आपको किसके लिए कपड़े लेने हैं बताइए, तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। अदीप के मुंह से एकाएक निकल गया, अपनी वाइफ के लिए। वो लेडी मुस्कुरा के बोली, ओके सर इस साइड आइए, अभी हमारा न्यू कलेक्शन आया है। अदीप उस लेडी के पीछे चला गया। वो लेडी आगे बढ़ते हुए अदीप को कपड़े दिखा के बोली, सर क्या आप एक बार मैम का साइज बता देंगे। अदीप सोचने लगा। दुल्हन के जोड़े में तैयार अदा की एक छवि उसके जहन में घूम गई और वो बोला, स्मॉल। वो लेडी कुछ जोड़ी कपड़े निकाल के अदीप को दिखाते हुए बोली, सर ये टॉप ब्रांड के कपड़े हैं, इसका फेब्रिक बहुत ही अच्छा है, इसके ओनली 16 पीस है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। अदीप को लड़कियों के कपड़ों का कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए वो ऐसे ही बोल दिया, आपके स्टोर में जितने भी इस ब्रांड के स्मॉल साइज के कपड़े हो पैक कर दीजिए। वो लेडी हैरानी से बोली, सारे कपड़े सर। अदीप उस लेडी को देखते हुए बोला, जी प्लीज जल्दी करिए। उस लेडी ने ओके कहा और स्टोर की बाकी लड़कियों की मदद से जल्दी ही सारे कपड़े पैक करने लगी। अदीप फिर अदा के लिए सूज देखने लगा। अभी जब अदीप ने अदा के पैर पकड़े तो अदीप को अंदाजा लग गया था अदा के पैर में सूज का क्या साइज आ सकता है। अदीप ने वहां उस साइज के जितने भी सूज थे सब पैक करवा लिए। अदीप बिल करने के लिए खड़ा था कि वो लेडी सारे बैग्स पैक करके बोली, सर कुछ और। अदीप ने नो कहा और पेमेंट के लिए अपना कार्ड दिया कि एक लड़की जल्दी में लॉन्जरे सेट इनवेयर काउंटर पर आई और बिल काउंटर पर बैठे लड़के से बोली, सर प्लीज इसको पहले बिल कर दो। उस लड़की ने लॉन्जरे सेट आगे बढ़ाते हुए बोला था, जिससे अदीप की नज़र के सामने वो आ गई और अदीप के दिमाग में तुरंत आया, अदा को भी तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसने तो बस कपड़े लिए अंदर पहनने के लिए। अदीप के माथे पर परेशानी की लकीरें आ गई। कपड़े तक तो ठीक था पर वो वैसे कपड़ों की शॉपिंग कैसे करें, सोचते ही अदीप के माथे पर पसीना आ गया था। ये थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा था उसके लिए। अदा भी इस बारे में कुछ नहीं जानती होंगी तो वो अदा को भी नहीं ला सकता। अभी तक अदा ने उसकी टी शर्ट पहनी थी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो लड़कियों वाले कपड़े पहनेगी तो उसको जरूरत पड़ेगी। अदीप ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और रफ करने लगा। उस लेडी ने अदीप को नोटिस किया और बोली, सर आपको कुछ और भी लेना है क्या। अदीप उस लेडी को देखने लगा, लेकिन उसके मुंह से कुछ निकला नहीं। वो लेडी शायद अदीप की उलझन समझ गई थी, इसलिए मुस्कुरा के बोली, सर आप अपनी वाइफ का साइज बता दीजिए, मैं हेल्प कर देती हूँ। अदीप की आंखें बाहर आ गई। साइज वो भी इस चीज का। अदीप का गला सूख गया। उसको पानी की जरूरत महसूस हो रही थी ताकि वो पानी पी के इस बात को अपने अंदर कर सके। अच्छा है उसने मास्क लगाया हुआ है, वरना तो वो शर्म से नजरें भी ना उठा पाता। वो लेडी अदीप को शांत देख के बोली, सर आपकी अभी नई शादी हुई है। अदीप ने बस अपनी पलकें झपका दी। वो लेडी मुस्कुरा के बोली, तभी होता है सर, अभी न्यू है, हमारे पास बहुत से ऐसे कस्टमर आते हैं। अब तो अदीप को खांसी आने लगी थी, पर उसने अपने आप को खांसने से रोक लिया। अदीप का दिल कर रहा था या तो वो किसी गड्ढे में घुस जाए या फिर उस लेडी को घुसा दे। वो लेडी उससे इतना ओपन होकर कैसे बात कर ले रही थी, जबकि अदीप तो उससे नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। अदीप के जहन में बस अदा चल रही थी। उसको अदा के ऊपर गुस्सा आ रहा था। अदा की वजह से ही उसको ये सब करना पड़ रहा था। अदीप मन में ही गुस्सा कर रहा था कि वो लेडी अदीप से बोली, सर आप यहाँ स्टॉप में लड़कियों को देख लीजिए, आपकी वाइफ किसके जैसी दिखती है, मैं फिर आपकी मदद कर पाऊंगी। अदीप इस बार अपने आप को खांसने से रोक नहीं पाया। उसके तोते उड़ चुके थे। उसने अपने साथ एक लड़की को रखा हुआ है, इतना काफी नहीं है क्या। अदीप ने गहरी सांस ली और जल्दी जल्दी बोला, नो थैंक्स, मैं अपनी वाइफ को ही ले आऊंगा, आप मेरा बिल कर दीजिए। CH8 मेरे कपड़े गीले हैं, कुछ तो करो। अदीप बिल करा के बड़े कदमों से ऐसे भागा जैसे नहीं भागा तो ये धरती फट जाएगी और वो उसमें समा जाएगा। ये अदीप के लिए फर्स्ट टाइम था जो उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा था, या वो ऐसा अजीब सा फील करके भाग रहा हो, वरना लोग तो बस उसके नाम से ही डर के कांपते थे। पर पहली बार उसके दिल में किसी चीज को लेकर बेचैनी हुई थी। ये अदा की वजह से था। बस अदा ठीक हो जाए, वो हर एक चीज का बदला लेगा उससे। सोचते हुए अदीप अपनी गाड़ी में आया और जल्दी से सीट से सिर लगा के बैठ के एक चैन की सांस लेने लगा। पर अदा उसको ही ध्यान से देख रही थी।
अदिप को बंद आंखों से भी अदा की नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही थीं। अदिप ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, मुझे घूरना बंद करो, वरना मैंने तुमको घूरा तो आंखें बाहर आ जाएगी तुम्हारी। अदिप बोल रहा था लेकिन अदा फिर भी उसको ही देख रही थी, और देखती भी क्यों न, बेचारी को भूख जो लगी थी। अदिप ने अपनी आंखें खोली और अदा की तरफ देखा तो उसका मुरझाया फेस देख के ही समझ गया, अदा को भूख लगी है। अदिप ने अदा से नजरें हटाई और एक बैग से खाने का बॉक्स निकाल के ओपन करके अदा के सामने करते हुए बोला, खाओ। अदा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अदिप को फिर याद आया, अदा तो खाना कैसे खाते हैं जानती ही नहीं है। तो लाचार होकर अदिप ने ही अदा के मुंह में निवाला बना के रखना शुरू कर दिया। अदा चुपचाप खाने लगी। अदिप ने अदा को खाना खिला के पानी पीने को दिया। तो अदा को बोतल से पानी कैसे पीते हैं पता ही नहीं था। अदिप ने उसको गिलास से पानी पीना सिखा दिया था, पर बोतल से वो कैसे पानी पिए पता नहीं था। अदा शांति से पानी की बोतल को देख रही थी। अदिप समझ गया था अदा क्यों पानी नहीं पी रही, इसलिए वो अपने मुंह में पानी की बोतल लगा के थोड़ा पानी पी के बोला, ऐसे पीना। अदा बोली, ओके बॉस। अदिप ने अपना सिर हिला दिया और दूसरी पानी की बोतल ढूंढने लगा अदा को देने के लिए। अब वो अपना झूठा पानी तो अदा को देने से रहा और ऊपर से पानी पीता तो अदा ठीक से पानी नहीं पी पाती। अदिप बोतल ढूंढ ही रहा था कि अदा, जिसको जोर से प्यास लगी थी, उसने अदिप के हाथ से बोतल ली और जिस तरह से अदिप ने बोतल को पकड़ा था वैसे पकड़ के जिस जगह अदिप ने बोतल में मुंह लगाया था उसी जगह मुंह लगा के पानी पीने लगी। अदिप हैरानी से आंखें बड़ी करे अदा को देख रहा था, ये लड़की थी या कॉपी मशीन। अदा बहुत प्यासी थी, पानी मुंह में लगाते ही एक सांस में सारा पानी पी लेना चाहती थी, लेकिन बोतल एक हाथ से पकड़ने की वजह से उसके हाथ से फिसल गई और पानी उसकी नाक में चला गया। अदा ने मचल के बोतल छोड़ दी और खांसने लगी, सारा पानी उसके ऊपर गिर गया था। अदिप ने अपना सिर ना में हिलाया और जल्दी से उसके सिर को ठोकते हुए बोला, नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। ठीक से बोतल पकड़ती तो आराम से पानी पी पाती, पर नहीं, तुमको तो कॉपी करना है मुझे। ये सब अदिप ने चिढ़ के अदा से कहा था, पर अदा को क्या फर्क पड़ना था, वो तो हमेशा हर बात पर न्यूट्रल ही रहती थी। अदिप अदा से दूर हुआ तो उसका ध्यान अदा की पहनी टी शर्ट पर गया, जो पानी से पूरी गीली हो गई थी और उसकी बॉडी से चिपक गई थी। ऊपर से वाइट टी शर्ट होने की वजह से गीलेपन से बॉडी का स्ट्रक्चर साफ समझ आ रहा था। अदिप ने अपनी नजरें फेर ली और फिर आंखें बंद करके सोचने लगा, वो कैसे अदा को कपड़े पहनाए। एक टी शर्ट पहनाना बहुत आसान था, पर लड़कियों के कपड़े, उफ, जैसी लड़कियां उलझी उलझी होती हैं वैसे ही उनके कपड़े, पर कपड़े तो चेंज करने ही थे। वो अदा को ऐसे गिरीश जी के सामने ले जा नहीं सकता था। अब तो अदा के कपड़े भी गीले हो चुके थे, गिरीश जी को पक्का उसके ऊपर शक हो जाएगा। अदिप ने सोचते हुए अपनी आंखें खोली और एक नजर अदा को देखा, जो गीले कपड़े की वजह से कांप रही थी। अदिप ने तुरंत हीटर ऑन कर दिया और फिर सोचने लगा, वो क्या करें, कैसे इस चैलेंज से बाहर आए। जब से अदा उसकी लाइफ में आई थी तब से उसकी लाइफ चैलेंजिंग बन गई थी और उसका सबसे बड़ा टास्क था अदा को कपड़े पहनाना। कभी कभी तो अदिप के दिल में आता था वो अदा को हाइड्रोलिक प्रेस में डाल के पीछा कर दे, फिर वो जैसे चाहे उसको कपड़े पहना सकता है। पर बेचारा अदिप ये भी नहीं कर सकता था, मजबूरी का मारा करता भी क्या। उसको चैलेंज लेने का शौक था और अदा उसके लिए उसकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज बन गई थी। अदिप को कुछ समझ नहीं आया तो वो अपना सिर स्टीयरिंग पर मारने लगा। अदिप के दिमाग में बहुत सी चीजें घूम रही थीं। उसने क्या सोचा था अदा को लेकर कि जो उसने अपना कॉलेज में प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ा था वो अदा की वजह से अब पूरा हो जाएगा, गिरीश जी को भी बहू मिल जाएगी, और जब अदिप का काम पूरा हो जाएगा तब वो अदा को जाने को बोल देगा। वैसे भी वो शादी में विश्वास नहीं रखता और अदा तो वैसे है ही नासमझ है, और जब अदा की याददाश्त वापस आ जाएगी तो वो उसको नहीं बताएगा कि वो उसकी वाइफ है और जाने को बोल देगा। इससे उसको लाइफ टाइम किसी लड़की को नहीं झेलना पड़ेगा, एक ही अदा से उसके सारे काम हो जाएंगे। अदिप ने बहुत दूर तक सोच रखी थी, लेकिन उसकी लाइफ अदा के कपड़ों पर आके लटक गई थी। लड़कियां लड़कों जैसी क्यों नहीं हो सकती, कितना अच्छा होता अगर दोनों सेम होते तो फिर तो अदिप को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता,
कम से कम कपड़ों वाली प्रॉब्लम तो न आती। अदीप अपना सिर मारते हुए सोच रहा था कि अदा ने अचानक उसके माथे पर हाथ रख लिया। अदीप रुक गया और अदा को देखने लगा। अदा के दांत ठंड से किटकिटाने लगे थे और वो अदीप को अपनी लाचार नजरों से देख रही थी, जैसे नजरों से ही बोलने की कोशिश कर रही हो, मेरे कपड़े गीले हैं, कुछ तो करो। अदीप ने अदा की नजरें पड़ी, फिर सोचने लगा अब वो क्या करे। अदा को ऐसे लड़कियों वाले कपड़े पहना नहीं सकता, दिक्कत फिर अंदर वाले कपड़ों की फंसेगी। वो खुद तो खरीदने से रहा और अदा को तो कुछ पता ही नहीं है, तो उससे उम्मीद ही छोड़ दो। अदीप उसको अंदर भी लेकर नहीं जा सकता कि सल्स गर्ल अदा को देख के उसके साइज के कपड़े तो दे देगी, पर अदा पहनेगी कैसे। यहाँ उसकी बस एक टी शर्ट पहनाने में जान सुखी जा रही है, वो अदा को वैसे कपड़े कैसे पहनाएगा। अदीप ने कुछ सोचते हुए अपना सिर झटका और अपने गाल थपथपाते हुए बोला, अदीप ये तो क्या सोच रहा है, तू ऐसा कभी नहीं कर सकता। इंसान की बॉडी को चीरना अलग है और किसी लड़की को कपड़े पहनने में मदद करना, नो 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 वे। बोलते हुए ही अदीप ने फिर लाचारी से अपना सिर सीट से लगा लिया और बोला, पर यार कुछ तो सोचना पड़ेगा, इसको तो अंदर भी नहीं ले जा सकता कि किसी सल्स गर्ल की मदद से इसको कपड़े पहना दूं। बोलूंगा क्या सबसे, ये 17 साल की लड़की बच्ची बन चुकी है, इसको कपड़े तक पहनने नहीं आते, सब तुझे ही पागल समझेंगे। अदीप अपने आप से ही सवाल जवाब कर रहा था कि अदा अपनी कपकपाती आवाज में बोली, ब बॉस। अदीप का दिल धक से हुआ, उसने तुरंत अदा की तरफ देखा जो ठंड से बुरी तरह कांप रही थी, और कांपती भी क्यों ना, बाहर इतनी ठंड थी, ऊपर से उसने गीली टी शर्ट पहन रखी थी। अदीप से अदा को ऐसे देखा नहीं गया, उसने तुरंत गाड़ी से सारे पर्दे ओपन कर दिए। गाड़ी के ग्लास वैसे ही ब्लैक थे, बाहर से अंदर कोई कुछ नहीं देख सकता था, फिर भी अदीप अदा को ऐसे कपड़े कैसे चेंज करने को बोलता, और ना ही अदा को मॉल के अंदर ले जाने का कोई फायदा था। वो अदा को जेंट्स टॉयलेट में ले नहीं जा सकता था और खुद गर्ल्स टॉयलेट में जा नहीं सकता था। वो अगर सोचता कि घर वापस जाए तब तक अदा को ठंड पकड़ लेती। अदीप ने कुछ सोचा और उसके फेस पर मुस्कान आ गई, उसने जल्दी से सारे बैंग उठाए और उसमें कपड़े देखने लगा। जल्दी ही अदीप को जो चाहिए था उसको वो मिल गया। अदीप ने अदा के पहनने के लिए बिना बटन वाला ट्राउजर पैंट निकाला और ऊपर पहनने के लिए डार्क कलर का टॉप और उसके ऊपर पहनने के लिए ओवरकोट। अदीप ने पहले ट्राउजर लिया और अदा के सामने करते हुए बोला, ये पैंट देखो, मैंने भी ऐसा पहना है। अदा अदीप की पैंट को देखने लगी। अदीप ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली और अदा का फेस पकड़ के अपने सामने करते हुए बोला, मुझे देखा तो आंखें निकाल लूंगा, ये पैंट देखो समझी, अक्ल की अंधी लड़की, इसको तुमको पहनना है, ये देखो इसमें दोनों पैर डालो और ऊपर कर लो। बोल के अदीप ने ट्राउजर अदा को जैसे ही पकड़ाया वैसे ही अदा अपनी टी शर्ट ऊपर करने लगी। अधिया की आंखें फिर बड़ी हो गई, उसने जल्दी से अदा का हाथ पकड़ लिया और उसको घूरते हुए बोला, तुम एक बार ठीक हो जाओ, जब तक तुमको अच्छे से पिट नहीं लूंगा ना, अपने पास से जाने नहीं दूंगा। अदा नासमझी से अदीप को देख रही थी, बेचारी, और कर भी क्या ही सकती थी, उसको खुद नहीं पता था वो किस गलती की वजह से अदीप की डांट खा रही थी। अदीप उसको घूरते हुए आगे बोला, जब मैं दूसरी साइड मुंह कर लूं उसके बाद अपने कपड़े ऊपर किया करो समझी, अगर दोबारा गलती की तो केमिकल के डाल के रख दूंगा, फिर बस हड्डियां बचेंगी जिनको कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। अदीप बोल रहा था और इस बार भी अदा के पल्ले कुछ नहीं पड़ा, वो फिर से न्यूट्रल ही थी। अदीप बस अपने मन को शांत करने के लिए उस पर गुस्सा कर लेता था, बाकी जानता तो वो भी था अदा को घंटा कुछ समझ आना था। अदीप ने अपना गुस्सा निकाल के दूसरे साइड मुंह घुमाया और बोला, पहनो। पर अदा वैसे की वैसी ही उदासीन बनी बैठी रही। अदीप इतना कुछ बोल गया कि उसको ठीक से समझ नहीं आया, उसको आखिर ये कपड़े पहने कैसे है, ऊपर से ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे, तो वो पैंट ठीक से पकड़ तक नहीं पा रही थी। 5 मिनट शांति के बाद अदीप बोला, पहन लिया। अदा ने तुरंत जवाब दिया, ओके बॉस। अदीप को लगा उसने किला फतह कर लिया, अब उसको अदा को कपड़े नहीं पहनाने पड़ेंगे, उसका आइडिया काम आया। सोचते हुए जैसे ही अदीप ने अदा की तरफ देखा उसके जीते सारे किले ढेर हो गए और वो गुस्से में अदा को देखते हुए बोला, तुमने ये पहना क्यों नहीं। अदा भी अदीप तरफ देखने लगी लेकिन हमेशा की तरह कुछ बोली नहीं, पर उसकी आंखें सब बोल रही थीं कि उसको कुछ समझ नहीं आया।
ऊपर से अदा का कपकपाना और बढ़ गया था। अदीप ने चीड़ के अदा के हाथ से ट्राउजर छीन लिया और बोला, आया के साथ साथ कपड़े वाला भी बना दो मुझे, तुम बस ठीक हो, तुम्हारी टांगे ही काट दूंगा। बोलते हुए गुस्से में अदीप अदा की तरफ झुके कि उसका पैर पकड़ के ट्राउजर के अंदर डाल रहा था। और अदा अदीप को ही देख रही थी कि अचानक से अदीप का हाथ उसके पैर से छुआ और अदा खिलखिला के हंस दी। अदीप ने तुरंत सिर घुमा के अदा को देखा जो बस हंसे जा रही थी। अदीप फिर उसकी हंसी में खो गया था। अभी तक अदीप का हाथ अदा के पैर को छू रहा था जिससे अदा को गुदगुदी हो रही थी और वो हंस रही थी। हंसते हंसते अदा ने अपने पेट में हाथ रख लिया और दूसरे हाथ से अदीप के हाथ पर मारने लगी। अदीप ने अपने हाथ पर ध्यान दिया तो उसका हाथ अदा की थाई को छू रहा था। अदीप झेप गया और उसने तुरंत ट्राउजर वहीं छोड़ दिया और अपनी सीट पर आंखें भींच के बैठ गया। उसकी धड़कनें तेज थी। वो अदा के ऊपर गुस्सा करते हुए उसको ट्राउजर पहना रहा था और उसी वजह से इस बार वो भूल गया कि अदा एक लड़की है और अदा की स्किन भी बहुत सेंसिटिव थी कि उसको जरा से टच से ही गुदगुदी होती थी। अदा अभी तक हंस रही थी और अदीप अपनी आंखें भींचे बैठा था। अदा की हंसी उसकी धड़कनें बढ़ा रही